एक टॉपिक आता है आप लोगों के यहाँ सीटेट के पेडागोजी में, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। कैसे हम निदान करें और कैसे उसका उपचार किया जाए। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण। सबसे पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि क्या होता है प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग या डायग्नोसिस करना क्या है और उसका उपचार करना क्या होता है। तो जब किसी विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को जो भी प्रॉब्लम आती है सीखने में, उसकी जांच करना, ये हमारे लिए निदान है। इसको हम बोलते हैं, बिल्कुल सब में आता है, यूपी टेट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ये बैच स्पेशली सीटेट का है, मैं सीटेट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग का जो पार्ट है कि कैसे हम जो प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है उसे डायग्नोस करते हैं, उसका निदान करते हैं। उसके बाद जो उसमें कमियां पता चलती हैं उसको समझते हुए क्या कार्रवाई की जा सकती है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको और अच्छे से समझा जा सके और समझाया जा सके। तो जब हम उस कमी को सर्च कर लेते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है और उसको सही ढंग से उपचार कर देते हैं। जैसे आप समझते हैं कि कोई भी बीमारी किसी को होती है तो पहले हम उसका डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे टेस्ट कराते हैं, उसके बाद डॉक्टर कहता है कि अब आपको ये दवा लेनी चाहिए। सेम कंडीशन उसी तरीके से यहां भी है कि पहले आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम अगर आती है, शीतल उसके पहले हो जाएगा 15 के पहले। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम फेस करता है बच्चा, और उसके अलावा उसमें जो भी हम शिक्षण व्यवस्था में सुधार करके उसका उपचार करते हैं उसी को रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं। मेन मुद्दा बस इतना है कि हमें प्रॉब्लम समझनी है कैंडिडेट की और उन्हें सॉर्ट आउट करना है। कुछ स्टेप लिए जाते हैं जब आप आइडेंटिफाई करते हैं या डायग्नोसिस करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें परेशानी हो रही है या जिन्हें मदद की जरूरत है। पहले आप पूरी क्लास में उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रॉब्लम में हैं, जिनको समझ में कम आ रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, त्रुटियों या सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना कि वो गलतियां क्यों कर रहे हैं या उन्हें सीखने में कहां प्रॉब्लम आ रही है, उसके रीजन का, उनके कारण क्या है उसका। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर धीमी गति से सीखने के कारण, बहुत बार क्या होता है बच्चे को समझ तो आता है बट लर्निंग का प्रोसेस स्लो है, वो तुरंत एडॉप्ट नहीं कर पाता चीजें, तो उनके क्या कारक हो सकते हैं इनकी भी खोज की जाती है। इसी को हम डायग्नोसिस कहते हैं, जिसको आप निदान बोलते हैं। फिर जब आप निदान कर लेते हैं तो फिर वही बात मैंने आपको बताया कि आपको टीचिंग रिमेडियल करनी होती है, मतलब उपचारात्मक शिक्षण करना होता है। तो इसके बारे में क्या कहा गया कि जब आप निदान करने जाएंगे या बच्चों की कठिनाइयों की जांच कर लेंगे, उसके बाद कमियों को पूरा करने के लिए आप जो प्रोसेस फॉलो करेंगे उसी को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग। तो वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कुछ ऐसी सामग्रियों का तैयार करने या उसको व्यवस्थित करने में कुशल होना चाहिए जिनका उपयोग आप सुधारात्मक निर्देश देने के लिए कर सकें। कहने का मतलब कोई एग्जाम्पल लेना है आपको, तो आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल होना चाहिए, या ये कह लो कि वो कंक्रीट मटेरियल में एग्जाम्पल अगर होगा तो उसे हम तुरंत दिखा पाएंगे और उसे समझाने में हेल्प मिलेगी।
जिससे वो आसानी से समझ भी जाएगा और उसकी जो सीखने की प्रोसेस है उसकी गुणवत्ता को भी हम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब आप एक बार एग्जाम्पल समझा देते हैं, देकर एग्जाम्पल देके कोई बात आपने समझा दी तो वो परमानेंट उससे याद हो जाती है, फिर अगली बार के लिए उसे वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, मैंने लास्ट वाले टॉपिक में भी ये चीजें बताई थी। अब जो भी आप शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं उनको कैसे सेलेक्ट करें, तो उसके भी कुछ पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि कभी भी आप सुधारात्मक सामग्री को छात्रों को व्यक्तिगत कठिनाइयों को ठीक करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। मतलब आपके पास ऐसा मॉडल होना चाहिए, ऐसे मैथमेटिकल टूल होने चाहिए जिनकी मदद से आप आसानी से बच्चों को समझा पाएं। जैसे आपको घन के बारे में दिखाना है तो आपके पास अगर लूडो वाला पासा होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे कि कैसा घन होता है, कितने फेस होते हैं, कितने इसमें एज होती हैं। कहने का मतलब कंक्रीट मटेरियल का यूज करना है और उसके लिए हमें ऑन स्पॉट करेक्ट मटेरियल होगा, सो आसानी से समझा पाएंगे। इसके अलावा बात आती है, दूसरा जो पॉइंट वो ये है कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि जो धीमी गति से सीख रहे लोग हैं उनके कार्यों का विश्लेषण करना पड़ेगा कि वो प्रोसेस में स्लो क्यों है। उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, आप उसका साक्षात्कार ले सकते हैं, मतलब आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप हो सकता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, मतलब आपने कोई एग्जाम कोई क्लास पढ़ा दी, उसके बाद आपने उसका छोटा सा टॉपिक का टेस्ट ले लिया। तो इससे भी आपको पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको कौन सी चीज समझ में आई, कौन सी चीज समझ में नहीं आई। जब तीनों पर आप ध्यान से विचार कर लेंगे तो इससे क्या मदद मिलेगी कि किस प्रकार की सुधारात्मक सामग्री तैयार की जानी है और क्या सामग्री शिक्षार्थियों की विशिष्ट कठिनाइयों को ठीक करने के लिए पर्याप्त होगी। तो तीन कौन कौन से पॉइंट हैं स्लो लर्नर्स को सही करने के लिए, मतलब उनके प्रॉब्लम को सही करने के लिए। पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, ये ध्यान रखें, ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे, इंटरव्यू एंड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। मतलब आप टॉपिक पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लेते हैं उसी को यहाँ पे कहा गया है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, जिससे आप पता कर पाए कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये तीन पॉइंट आप याद रखें हिंदी में, अवलोकन, साक्षात्कार और नैदानिक परीक्षण। ये तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को। संदीप क्लियर है, ठीक है। शीतल, शीतल कह रही है सर सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? अब की बार एग्जाम ऑनलाइन होगा। रूबी ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सो अगला पॉइंट क्या आता है कि करेक्टिव मटेरियल जो होने चाहिए वो वर्गीकृत होने चाहिए। वर्गीकृत होने का मतलब आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि किस एग्जाम्पल के लिए कौन सा हमें टूल यूज करना है। सेल्फ डायरेक्टिव होना चाहिए, स्वनिर्देशक होना चाहिए और छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति भी देनी चाहिए, जिससे वो कुछ नया सीख पाए, कुछ अपनी सद्बुद्धि का उपयोग कर पाए। तो ये जरूर आप इंडिपेंडेंटली हमेशा उन्हें वर्क दें करने के लिए, जिससे वो जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे और बाद में आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहां हो रही है। रिटन डायरेक्शंस, लिखित निर्देश जो कि सामग्री के साथ होते हैं, छात्रों द्वारा आसानी से पढ़ने योग्य और समझने योग्य होते हैं। जैसे देखा होगा आपने,
बहुत बार कुछ चीजें सिंबल के थ्रू समझाई जाती हैं और सिंबल के साथ साथ वहां नीचे लिखा भी होता है कि इसका क्या मतलब है। जैसे कहीं पर किसी दीवार में, सॉरी, किसी गेट में पुश और पुल लिखा हो और वहां कुछ ऐसा बना भी हो कि धक्का देते हुए या खींचते हुए, तो शायद जिसको नहीं भी पता होगा वो भी सेंस लगा लेगा कि इसका मेन मकसद क्या है, इस डायग्राम का या इसका मीनिंग क्या है, हमें करना क्या है। अदरवाइज अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी मॉल में या किसी शोरूम में जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आप जनरली फेस करते हैं कि आपको पता नहीं होता है कि आपको पुश करना है या पुल करना है। बात समझ आ रही है? सो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हैं वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आपका ग्रेडेड भी हो, साथ ही साथ सेल्फ डायरेक्टिव होने के साथ आपको आसानी से समझाने पे हेल्प मिल सके। पता होने के बाद भी भूल जाते हैं लोग। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। चौथा पॉइंट क्या है? सुधारात्मक सामग्री को व्यक्तियों को उनकी गति के अनुसार प्रगति करने की अनुमति देनी चाहिए। सही बात है, बहुत तेजी से नहीं समझा देना है। कोई भी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप उनके समझने की प्रोसेस की स्पीड को समझें कि वो किस लेवल पे समझ पाते हैं, उसकी स्पीड के हिसाब से ही आप समझाने का प्रयास करें। क्या जिस स्पीड से मैं पढ़ाता हूं उस स्पीड से आप समझ पाते हैं? किसी का कोई आंसर नहीं है। अंजलि कह रही हाँ सर समझ लेते हैं। प्रेरणा यस, डॉली यस, ओके, अक्षिता, चलिए इसका मतलब मेरी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है। सामग्री को विद्यार्थियों की प्रगति के साक्ष्य के व्यवस्थित रिकॉर्डिंग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपने समझाया है और उससे जो उनको प्रोग्रेस हुई है उसके बाद आपको उन्हें समझाना चाहिए और प्रोत्साहित भी करना चाहिए कि आपने क्या गलती करी थी, मैंने आपको क्या समझाया है, और समझ आने के बाद उनको मोटिवेट करके भी रखना है जिससे उन्हें डिमोटिवेशन ना हो और दोबारा से वो जब एग्जाम्पल या वो सवाल उनके दिमाग में आए तो उसको आसानी से डील कर लें। क्योंकि खासकर मैथ्स में अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो बहुत बार आती हुई चीजें भी नहीं आती हैं। और जब मुद्दा कैलकुलेशन का आता है तो कैलकुलेशन में मैंने अक्सर देखा है लोग जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। सो मैथ्स में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको उन्हें इनकरेज करके रखना है। उन्हें कभी ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ्स में। एक सवाल है कि विद्यार्थी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है जो ट्रांसपोजिशन इन अलजेब्रा है, मतलब बीजगणित में x और y में जैसे x प्लस 2y इक्वल टू 5 लिखा हुआ है या 5 प्लस 3x माइनस y ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इनके x और y को लेफ्ट और राइट कैसे ले जाना है, उनके विस्थापन की प्रोसेस को, कि ये कोई वर्ड प्रॉब्लम है उसको स्टूडेंट नहीं समझ पाता है तो उसके लिए बेस्ट रेमेडियल स्ट्रेटजी क्या होगी? पहला ऑप्शन है गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देंगे। दूसरा है गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम इन अनदर लैंग्वेज, दूसरी भाषा में लिख के दे देंगे। तीसरा लिखा हुआ एक्सप्लेन हिम हर वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा में उन्हें समझाने की बात करेंगे। चौथा है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी यूजिंग ऑल्टरनेट मेथड। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो इक्वेशन हैं x प्लस 2y इक्वल टू 5, x 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, और कोई आपसे कहे कि इनमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिंपल लैंग्वेज में समझाने से समझ आ जाएगा? नहीं, उन्हें ऑल्टरनेट मेथड से इक्वल करने वाला कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जब हम लोग समीकरण हल करते थे
तो यहाँ अगर 2x है और यहाँ x है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देते थे, तो ये 2x हो जाता था। और जब ये 2 से गुणा करते थे तो ये 2x प्लस 2 2 जा 4y और 2 5 जा 10 हो जाया करता था। और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 6। इसका मतलब क्या है, अब ये एक जैसे हो गए, घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना होगा, तभी बीजगणित में ट्रांसपोजिशन के सवालों को हम हल कर पाएंगे। कहने का मतलब अलजेब्रिक प्रेरणा सिंपल लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन यहाँ अलजबरा का सवाल है तो जिसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके इक्वेशंस को सॉल्व करना। अल्टरनेटिव का मतलब यहाँ एक अल्टरनेटिव एग्जाम्पल नहीं है, अल्टरनेटिव का मतलब है कि यहां पे आपको वो मेथड इक्वल करने वाला समझा के रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी उसको फोकस करो। केवल लैंग्वेज समझा देने से क्या वो एक्स और वाई निकाल पाएगा, जब तक उसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी नहीं समझाएंगे। बात समझ आ गई, प्रेरणा क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इस सवाल के बारे में पढ़ो क्या है, फिर अभी हिंदी में समझा देते हैं, एक बार इंग्लिश में पढ़ लो पहले। ध्यान रखें, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से मिलता जुलता ऑप्शन सही होगा, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अ डिवाइस फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल्स अंडरस्टैंड, मतलब क्या बच्चे सीखते हैं। कैन डू द पर्पज ऑफ एडॉप्टिंग फ्यूचर टीचिंग, और उनसे हम फ्यूचर टीचिंग में क्या प्लानिंग कर सकते हैं पढ़ाने में। टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, किसी चाहे व्यक्तिगत पढ़ा रहे हो या किसी क्लास को पढ़ा रहे हो। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसी डिवाइस या कोई ऐसा तरीका, यहां तरीका भी हो सकता है डिवाइस का मतलब, जिससे हम बच्चों की प्रॉब्लम को समझें और फ्यूचर जो एडॉप्टिंग है कि कैसे हम भविष्य में अपनी टीचिंग स्किल को चेंज करें, टीचिंग के तरीके को चेंज करें, वो कौन सा पॉइंट होता है। तो जब क्लास आपकी डायग्नोस्टिक वाली चल रही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब ही यही होता है कि हम ये समझें कि बच्चे ने क्या गलती करी है और उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा कुछ बातें आपको मैं समझा देता हूं। जैसे आपको मैंने इसके पहले भी एक बार पढ़ाया था कि समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो समेटिव असेसमेंट का मतलब है कि आपने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है या किसी पर्टिकुलर टाइम में आपने कुछ पढ़ा दिया है और उसके बाद आप चेक कर रहे होते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या क्या इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। इंफॉर्मेशन असेसमेंट जो होता है उसका मतलब होता है कि आप कोई इंफॉर्मेशन देकर समझाएं या आप ये सोचें कि आप अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें स्टूडेंट और उसके बाद आप उसको असेसमेंट करें, तो ये इंफॉर्मेशन असेसमेंट कहलाएगा। तीसरा जो हम लोगों ने अभी सीखा डायग्नोस्टिक्स वाला, और चौथा है टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग इज अ टूल यूज्ड टू मेजर एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग लेवल ऑफ ग्रोथ एंड अचीवमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जो सीखा है उसकी केवल ग्रोथ के लेवल को चेक करना, किस लेवल का सीख गया है, क्या अचीवमेंट उसके हैं। अगर इसको हमें इवैल्यूएट करना है तो हम टेस्टिंग करते हैं। लेकिन डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब है टेस्टिंग करने के बाद वहां रिमेडियल टीचिंग भी ऐड हो जाती है। आपको उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अच्छा इस प्रॉब्लम को कैसे हमें इसे सुलझाना है। सो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। एक और सवाल उसी तरीके का है, फटाफट बता दो क्या आंसर होगा। ऑप्शन देख करके ही समझ आ जाना चाहिए कि सर ये आंसर होगा। What type of efforts are needed to be made in the learning of mathematics in early primary years up to class 4th? तनु, ओके।
ये सवाल समझ आ रहा है? मैं हिंदी में पढ़ देता हूं कि क्लास 5th तक के प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको समझाने के लिए सबसे बेहतर कौन से एफर्ट लगाए जाने चाहिए। सो पहला ऑप्शन क्या है? डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, प्रोवाइडिंग इनरिचमेंट प्रोग्राम्स, कंप्लीटिंग द कोर्स, इंश्योरिंग रेगुलरिटी इन अटेंडिंग द क्लास। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है पहला। मैंने आपको बोला चैप्टर कौन सा चल रहा है, ऑप्शन उसके आसपास ही है। डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टी, जब तक आप डायग्नोस नहीं करेंगे तब तक आप उसे सिखा नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट एफर्ट है वो वही है। ये लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ जा रहे थे, वो भी एक मुद्दा है, लेकिन वो लर्निंग का प्रोसेस बाद में है। पहले तो ये आप फोकस करें कि जो बच्चा अभी करंट में आपके सामने है उसने कितना सीखा है। रेगुलरिटी एक अलग मैटर है, वो एक लॉन्ग टाइम के प्रोसेस में सोचा जाना चाहिए, लेकिन यहां इंस्टेंट आपको लर्निंग प्रोसेस सिखानी है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एफर्ट है वो है डायग्नोसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट अभी बताया था इन मैथमेटिक्स इज। बिल्कुल ए होगा। टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के गैप के बारे में समझना कि कहां वो लैग कर रहे हैं। फीडबैक देना, प्रोग्रेस रिपोर्ट करना, प्लान क्वेश्चन पेपर करना, वो सारी अलग की बातें हैं। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मतलब है चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में समझना और उन्हें कहां प्रॉब्लम हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग। सभी लोग बात समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का मामला यही है। डन, लॉक किया जाए। चलो अगला देखो इसका क्या होगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिमेडियल टीचिंग? अभी बताया था शुरू में, उपचारात्मक शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेल्प स्टूडेंट टू ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज, उन्हें उनकी सीखने की प्रोसेस में हेल्प करना। हेल्प टीचर टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन क्लासरूम मैनेजमेंट, नो। हेल्प टीचर, नो। हेल्प टीचर, नो। हेल्प स्टूडेंट्स। शिल्पी, यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर समथिंग, चलो भी समझा देंगे। 2 की पावर 345, ठीक है। एक एग्जाम्पल 2 की पावर 345 करके शिल्पी पूछ रही, सर बता दीजिएगा, भी बताते हैं कि कैसे इकाई अंक निकालते हैं। चलो एक सवाल ये कर लो, फिर आपका हम सवाल बताते हैं। मैं यहां लिख भी देता हूं जिससे भूले ना। 2 की पावर 345 का इकाई अंक बताना है, आप ये कह रहे हैं ना। चलिए अभी बताते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या
एक छठवां भाग है। एक भाग है जिसमें नीम वाले 1/6 हैं, आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे का मतलब 1/2 अशोक के हैं, और शेष यूकेलिप्टस के हैं, शेष यूकेलिप्टस के हैं। सेकंड होगा मतलब 10 आ रहा है बेटा। ओके, सो नीम के वृक्षों की संख्या अगर पता है तो यूकेलिप्टस के बताने हैं। अब देखो होता क्या है, टोटल को एक मानते हैं और उसके टुकड़े बनाना शुरू करते हैं, लेकिन अगर एक मान के लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि बटे का चक्कर होगा। तो उसको आसान करने का तरीका क्या है, उसको आसान करने का तरीका यह है कि हम लोग ऐसा नंबर मान लें जिसका छठा हिस्सा और आधा निकालना आसान हो। तो देखो नीचे 6 लिखा है, यहां 2 लिखा है, अगर इन दोनों का लासा देखोगे तो 6 आएगा कि नहीं, सॉरी एलसीएम 6 होगा। बताओ जल्दी से, एलसीएम 6 होगा कि नहीं। तो कुल पेड़ हम लोग टोटल मान लेते हैं 6, मान लेते हैं कुल 6 पेड़ हैं। उस 6 पेड़ का छठा हिस्सा, छठवां भाग का मतलब क्या, 6 का छठवां 1 होगा कि नहीं। ये कौन से हैं, नीम वाले हैं। आधा, 6 का आधा निकालोगे तो 3 आएगा कि नहीं, जो कि अशोक वाले हैं। तो 3 और 1 4 हो गया, तो बचेंगे कितने, 2। जो 2 बचेंगे वो क्या होंगे, यूकेलिप्टस। अब नीम वाले अगर 1 हैं और उस 1 की संख्या 5 है, तो यूकेलिप्टस वाले 2 हैं, तो 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10 होगा कि नहीं। किसको किसको बात समझ आई कि मैंने 6 मान लिया कि कुल पेड़ 6 हैं। प्रेरणा ध्यान दो, मैंने कहा कुल पेड़ 6 हैं, बस आप इतना सोचो कुल पेड़ कितने माने, 6, तो उसका छठा हिस्सा 1 होगा कि नहीं। छठा हिस्सा 1 होगा, मतलब 1 हो गया कौन सा, नीम वाला। फिर 1/2 भाग आधे, छठा का आधा 3 होगा कि नहीं, जो कि हो गए किसके, अशोक के। तो 3 और 1 4 हो गए, और कुल 6 माने थे, तो बचे हुए 2, और जो 2 बचे वो यूकेलिप्टस कहलाएंगे कि नहीं। कोई जरूरी नहीं आप 6 मानो, आप 12 भी मान सकते हो। तो बस 1 की वैल्यू आपको पता है 5, तो 2 की वैल्यू बताई, तो 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10। दूसरा मैंने क्या कहा कि 6 मैंने इसलिए लिया है कि उसका छठा हिस्सा निकालना आसान है, उसका आधा करना आसान है। आप 6 नहीं 60 मान लो तब भी आंसर वही आएगा, आप 600 मानोगे तब भी आंसर वही आएगा, आप 12 मानोगे तब भी आंसर वही आएगा। बस माना ऐसा जाता है जिसका छठवां हिस्सा इसका आधा करना आसान हो। बात समझ आई सभी को। तनु क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद समझिएगा कि कैसे हमें यूनिट प्लेस निकालना है, जैसे अभी किसी ने पूछा है। तो अरे अंजलि, ये 2 तो मैंने माना हुआ है, रियल वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू तो 1 बराबर 5 है ना, एक तो माना है ना, ये तो माना हुआ है। तो 1 बराबर 5 वैल्यू, तो 2 बराबर 10 नहीं होगा क्या, जब 5 दुनाई 10 करोगे तो। अब एक सवाल देखो, किसी ने पूछा था यूनिट का कि 2 की पावर 345 में इकाई अंक बताइए, यूनिट डिजिट। चलिए सॉल्व करिए, कोई बताइए फटाफट, फिर मैं समझाता हूं। प्रेरणा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
देखो, जब कभी भी इकाई अंक निकालना होता है तो आप ऊपर वाली संख्या को 4 से भाग देते हैं। अब जरा ये बताओ, 4 से विभाजित करने के लिए आपको एक नियम पता होगा क्या? अगर अंतिम 2 अंक चेक कर लिए जाएं तो अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मतलब 34500, 134500, 1134500, इससे कोई मतलब नहीं है। बस 45 को ध्यान से देखो। 45 को क्या करना है? 4 से करना है डिवाइड। 45 को जब हम 45 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 चौको 44, कितना बचेगा? जितना डिवाइड हो जाए उसको छोड़ दो, जितना बचे उसकी बात करो। कितना बचा? नहीं कोमल, हमेशा 4 से करना है, ये नियम है, इसलिए कह रहे हैं। एक बचा ना, तो नीचे आधार में क्या है? 2, और बचा कितना? 1। तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। इकाई अंक हमेशा 2 होगा इस सवाल का। समझ गए? अब देखो, मान लो लिखा होता 3 की पावर 676 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। नेहा, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 एक की बार रहेगा, 2 ही आंसर होगा। इकाई अंक बताओ। मैंने क्या बताया? पावर को 4 से डिवाइड करो, घात को 4 से डिवाइड करो, जो बचे उसको लिखना है 3 की पावर में। जब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे इसका मतलब क्या है? पूरा पूरा कट जाएगा। 19 चौको 76, रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 0। और किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1। किसी की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1। याद रहेगा। अगर ये मान लो 678 होता, 78, 678, तो 2 बच जाता, तब 3 की पावर आप कहते 2 बच गया, तो 3 की पावर 2 क्या है? 9 आंसर आ जाएगा। चलिए, इसका मतलब ये बात आप समझ गए हैं। 4 वाली बात समझ लो। 4 की पावर 63 दिया, क्या करोगे? इकाई अंक बताओ। 4 का एक डायरेक्ट रूल याद रखो, अगर 4 की पावर सम है तो आंसर हमेशा 6 आएगा। 4 की पावर विषम है तो हमेशा आंसर 4 आएगा। तो 4 की पावर विषम है तो क्या आंसर आएगा? 4। अगर 4 की पावर 80 लिखा होता तो क्या आंसर होता? ध्यान रखें, 4 वाले केस के लिए ये रूल याद रखें, ऑलवेज सही हो जाएगा। सभी लोग बताएं, नूतन, रुचिता, पूनम, क्लियर हुआ? इसी तरीके 9 वाला भी याद रखें। 9 की पावर में अगर इवन लिखा होता है सम तो हमेशा 1 होता है, और 9 की पावर विषम अगर है ऑड तो 9 आएगा। तो जैसे 4 का नियम सम विषम पे है, वैसे 9 का भी होता है 1 और 9। तो 9 की पावर अगर कहीं लिखा हुआ है 92 तो आप बोलेंगे 1।
9 की पावर लिखा हुआ 93, आप बोलेंगे 9। बोलो क्लियर। ठीक है, तो 4 भी समझ गए, 9 भी समझ गए। तनु नहीं, दहाई नहीं पूछता है, इकाई पूछ ले वही बहुत बड़ी बात है। फिर याद रखिए 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, 0 और 1 की पावर कुछ भी हो, इनके इकाई अंक बदलते नहीं हैं। इकाई अंक बदलते नहीं हैं, सेम आता है। पांच की पावर 125 लिखा हो 5, 6 की पावर 216 लिखा हो 6, 1 की पावर 211 लिखा हो 12 लिखा हो 1, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मामला 8 वाला है तो वो भी जान लो, जैसे 78 की पावर 23 लिखा हुआ है, तो क्या करें, 4 से डिवाइड करें इसको, कितना बचेगा? तीन बचेगा। हमने क्या बताया, इकाई आधार में बेस क्या है, इकाई पर 8, तो 8 से मतलब है, 7 से कोई मतलब नहीं होता। नेहा बहुत सारी डिजिट हूं, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इकाई से मतलब रखना है और आखिरी के 2 अंकों से मतलब रखना है। इसके पीछे 1223 लिखा हो कोई मतलब नहीं, इसके पीछे 1178 लिखा हो कोई मतलब नहीं। तो जो 3 बच गया उसको लिख दो, 8 की पावर 3, बेस 8 है इकाई में और घात में 4 से डिवाइड करने पे क्या बचा, 3। 8 की पावर 3 कोई बता सकता है क्या आएगा? किसी को क्यूब याद है 8 का? बिल्कुल 512 होता है, तो आंसर हो गया 2, खत्म। समझ आया? तो 9 4 बता ही चुके हैं, 5 6 0 1 हो ही गया, 2 3 बता ही दिया। एक और बता देते हैं 7 वाला, जैसे कहीं लिखा हो 207 की पावर 3157, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इकाई से मतलब है, हमें आखिरी के 2 अंकों से मतलब है, पीछे से कोई मतलब नहीं है। आखिरी के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके बताओ क्या बचेगा? 4 से डिवाइड करना है। एक बचेगा, तो बेस में 7 है यहां, और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 चौको 56, एक बचेगा, तो 7 की पावर 1, आंसर क्या होगा? बात समझ आ गई सभी को? शिल्पी क्लियर हो गया और सबको क्लियर हो गया? शिल्पी कह रही सर कल के पेपर में क्वेश्चन था, ए और बी डिवाइड बाई 6 करते हैं तो रिमाइंडर 5 और 4 आता है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, एक संख्या ऐसी मान लेनी है कॉमा में नहीं होंगी, प्लस माइनस में होंगी नेहा।
जैसे एग्जाम्पल देके बताते हैं आपको। एक सवाल पहले इनका शिल्पी का बता देते हैं। इन्होंने बोला है कि सर 6 से डिवाइड करना है और 5 और 4 बचना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप, ऐसी संख्या मान लो जो 5 बचे। तो 6 से डिवाइड करने पे 5 बचे तो पहली संख्या 11 मान सकते हैं कि नहीं। 6 से डिवाइड करने पे 4 बचे तो पहली संख्या 10 मान सकते हैं कि नहीं। जल्दी बोलो, इतना क्लियर कि भाई 6 से डिवाइड करने पर 5 बचे तो 11 मान लो, 4 बचाना है तो 10 मान लो। फिर लिखा हुआ है व्हाट विल बी द रिमाइंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो 11 का 121, 10 का 100 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 221 बटे 2। 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा 1। आंसर हो गया 1, ऑप्शन में था। चलिए, तो बात समझ गए होंगे आप कि इसको कैसे निपटाना था। एक नेहा ने सवाल पूछा है कि सर अगर एक साथ कई सारे आ गए तो क्या होगा। एक साथ ऐसे आते हैं, जैसे मान लो लिखा 3 की पावर 42 प्लस 5 की पावर 45 माइनस 7 की पावर 21। और आपसे कोई पूछे इसमें इकाई अंक, प्रेरणा जब पावर पूरी पूरी कट जाए तो पावर में 0 लगा लो, और किसी की पावर 0 हमेशा क्या हो जाएगा 1। तो 4 से कट जाएगा ना पूरा पूरा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 की पावर 4। 6 आता है आंसर हमेशा उस केस में। 2 की पावर 4 देखो 16 होता है कि नहीं। चलो इसका आंसर बताओ, कोई बताएगा। इसको 4 से डिवाइड करोगे पहले तो कितनी बार बचेगा 2 बचेगा। 3 की पावर 2 लिख देना है, प्लस 5 की पावर कभी बदलती ही नहीं है, 5 ही रहेगा, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 4 पंचे 20, एक बच जाएगा, 7 की पावर 1 7 हो जाएगा। 3 की पावर 2 9, 5 माइनस 7, 9 5 14 में 7 गया 7। आंसर 7 आ रहा है सभी का। सभी लोग क्लियर हैं ये वाला। तो बात समझ गए होंगे कैसे करना है ऐसे सवाल। कोमल ध्यान दो, मैंने बोला 42 को 4 से डिवाइड करो, 4 दाम 40, 2 बच जाएगा ना, तो 3 की पावर 2 लिख देना। 5 की पावर कुछ भी लिखा हो 5 ही रहता है। 4 पंचे 20, एक बच गया तो 7 की पावर 1 लिख दिया।
समझ आ गई बात? यहाँ 2 बचा था तो 9 आएगा, यहाँ 5, यहाँ 7, 9 5 14 में 7 घटाओगे 7 आएगा इकाई में। कोमल क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। इसका बताओ क्या आंसर होगा? बिल्कुल। 180 सेंटीमीटर लंबी तार को जब आयत के रूप में दिया गया है, इसका मतलब आयत का परिमाप के बारे में बात हो रही है। एक आयत के फॉर्म में ऐसे मोड़ देना है, तो वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी बराबर 180। एल क्या है बताना, चौड़ाई क्या है 30 बराबर 180। तो एल प्लस 30 ये हो जाएगा 90, एल बराबर हो जाएगा 60। डन, बात समझ गए? नेक्स्ट, इस सवाल का क्या आंसर होगा? बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और आपने किया भी है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल स्ट्रिप से समझाएंगे कि टोटल एक टुकड़ा है, उसके चौथाई 4 हिस्से बना के दिखा देंगे, और टोटल है उसके 3 हिस्से बनाएंगे तो पता चल जाएगा। जब एक ही प्रकार का, मतलब एक ही हाइट चौड़ाई का लेंगे स्ट्रिप इस तरीके से, और जब उसके 3 हिस्से बनाएंगे और इसके 4 हिस्से बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इसमें से बड़ा है कौन सा छोटा। तो यहाँ देखो एक हिस्सा क्या आ रहा है, बड़ा बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा है। इसमें सारे हिस्से क्या है, छोटे छोटे आ रहे हैं, इसका मतलब ये छोटा है। तो 1/3 बड़ा होगा, 1/4 छोटा होगा। सबसे आसान तरीका होता है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्लियर? आगे बढ़े, लॉक किया जाए इसको। ये सवाल देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। पूछा गया सवाल है सीटेट एग्जाम में।
देखो ऐसे सवालों का तरीका क्या है, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन सबसे डिवाइड भी हो जाए और हर केस में 5 बचना भी चाहिए। इसका मतलब है सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा लासा, एलसीएम 8, 12, 20, 28 और 35 का, और एलसीएम के बाद उसमें 5 जोड़ना भी पड़ेगा। सबसे मेन मुद्दा है एलसीएम निकालना और उसके बाद 5 जोड़ना, तो पता चलेगा वो संख्या x क्या है, उसके बाद संख्या के अंकों का योग। क्या एलसीएम सारे लोग निकाल पा रहे हैं? 600 एलसीएम के साथ क्या सारे लोग एग्री हैं, सभी का 600 आ रहा है, या 600 नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है? तो जल्दी से बताएं। चलिए चेक करते हैं एक बार कि 600 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 8, 12, 20, 28, 35। सबसे पहले अगर हम 2 से डिवाइड करते, 2 चौको 8, 2 छाक 12, 2 दहम 20, 2 से 14, 35 नहीं कटेगा। फिर 2 से, 2 दुनाई 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 35 नहीं कटेगा। फिर 2 से, 2 इक्के 2, 3, 5, 7, 35 वैसे ही रहेगा। फिर 3 से एक बार, 5, 7, 35 अभी रोक लो। फिर 5 से काट दो तो ये हो जाएगा 1, 1, लेकिन 5 1 जा 5, 7, 5 7 जा। फिर 7 से काट दो तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो ये आ रहे हैं कि नहीं, तो 2 की पावर 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 8, 15, 3 पचे 15 इंटू 7, 15 अट्ठे 120 इंटू 7, 12 सत्ते 84। तो पहली बात तो जो लोग 600 बता रहे हैं वो गलत हैं, 840 है सही एलसीएम। एलसीएम 840 आएगा, ये बात समझ आई, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? और जब 840 एलसीएम आएगा तो 5 जोड़ेंगे तो 845 हो जाएगा, और 845 को जब जोड़ेंगे तो 8 4 12 5 17, आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर 4। सो एलसीएम लीजिएगा, जो बचना चाहिए उसको बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद संख्या अगर पूछी होती तो 845 आंसर होता, लेकिन संख्या नहीं पूछी है, संख्या के अंकों का योग पूछा है। सारे लोग कंफर्म हैं, प्रोसेस समझ आ गई, तरीका क्लियर है कि नहीं? कि पहला काम लासा लेना, उसमें 5 जोड़ देना, 845 संख्या हो गई, उसके अंकों का योग आपको निकालना है। तनु उसके बाद मैंने संख्या के अंकों को योग किया, 8 4 5 है ना, तो 8 + 4 + 5 किया है। समझ आ गया? क्लियर हुआ? चलिए तो एक सवाल आपके लिए देते हैं, ये आपका होमवर्क है, सारे लोग ट्राई करिएगा, अगली बार डिस्कस करेंगे जिसको नहीं आएगा। और आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन बताइएगा कमेंट करके। मुलाकात होगी नए सेशन में कुछ नए प्रैक्टिस सवालों के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नए सेशन में नए सवालों के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।